हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या मतलब है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉ। अब बेसिकली अगर आप हेडिंग को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हेडिंग क्या बोलती है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल, ठीक है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लेके हम बात करेंगे। अगर आपको पता हो तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। लाइक फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ना। ऐसे बहुत सारे जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं वो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तब वो बहुत सारे एक्ट लेके आ रहे थे। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो बहुत सारे कानून बना रही थी इंडिया के लिए, ताकि इंडिया में गवर्नेंस का सिस्टम बहुत अच्छे से हो। ठीक है, तो जो अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं वो कानून कुछ कुछ आज भी लागू होते हैं, और उन कुछ कानून जो अच्छे लगे थे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनको यथावत हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। क्लियर है? तो वो कौन कौन से कानून हैं उनको देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर, सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन प्रिवेल्ड ओवर इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड सेवरल लेजिस्लेशन फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आजादी के पहले हम कॉलोनी थे, इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन की, और सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन मतलब इंडिया में डिसीजन जो इंडिया के लोग चाहते थे उसके बेसिस पे नहीं लिया जाता था ना। जो ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश में जो वहां के जो राजा रानी वो जो चाहते थे, जो वहां के पार्लियामेंटेरियंस चाहते थे, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता था। जो वहां की क्वीन चाहती थी उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता था। तो जो उनकी इच्छा होती थी वो हमारे ऊपर थोप दी जाती थी। ठीक है, अब उन्होंने बहुत सारे नए नए कानून बनाए। सेवरल लेजिस्लेशंस वर मेड फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया में अच्छे से शासन हो, बहुत सारे कानून बनाए गए। ठीक है, वो कानून कौन कौन से थे? सम ऑफ द सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया वर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कुछ हम देखते हैं, कुछ लॉज थे, कुछ लेजिस्लेशन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? इन लेजिस्लेशन में से जो काम की चीजें हमें लग रही थी उनको हमने आज के कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा का वैसा रख लिया है। एंड स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है और जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जिसका ज्यादा इलेबोरेशन है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट की बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन किया है, बाकी लगभग हम उसे देखते आ रहे हैं। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं। इस एक्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ दुर्गादास बासु एज स्टेटेड इन हिज बुक Introduction to the Constitution of India, Indian Constitution draw much of its source from Government of India Act 1935। अब डीडी बासु क्या कह रहे हैं? इनका नाम है दुर्गादास बासु, लेकिन इन्हें बोला जाता है डीडी बासु। ठीक है, और इनकी कौन सी बुक है? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक है। इसमें ये बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसका एक तरीके से हम देखो तो इंस्पिरेशन कह सकते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। क्लियर है? अब आपको एक चीज मैं बता दूं, ये जो बुक है ये आपको कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव के लिए पढ़नी होगी, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। और ये जो डीडी बासु है ये भी अगर आप सिविल सर्विसेज वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे, यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे, तो ये नाम और ये बुक दोनों आपको पढ़नी होगी कहीं ना कहीं। पूरी बुक नहीं तो कुछ ना कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इनकी अगर कोई भी बात कही जाए, अगर डीडी बासु कुछ भी बोल रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये 11 के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, ये आपको कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई।
The Government of India Act 1935 has provided the administrative details and language to the provision of the Constitution. अब क्या कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल बताई है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब यहाँ पे लेके आया गया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था और जो इंडिया में इंप्लीमेंट किया था, बेसिकली उसका पर्पस ये था कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ठीक किया जाए। ठीक है, इंडिया में जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको ठीक किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है वो आज भी हमने उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। एंड द लैंग्वेज टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द लैंग्वेज टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमने एक तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो लैंग्वेज थी उसी को उठा के सेम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोल क्या रहा है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ प्रोविजंस को देखते हैं जो कि आज के टाइम में भी हैं। ठीक है, अनलाइक द अदर कॉन्स्टिट्यूशन, unlike the other government of India act, the act of 1935 referred to India as a federation of provinces and Indian state. अब federation of provinces and Indian state मतलब क्या है कि इंडिया एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंडिया को एक तरीके से बताया कि इंडिया एक फेडरेशन है। फेडरेशन मतलब यहाँ पे सेंटर और स्टेट मिलके इस पूरी कंट्री को बना रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे हुआ ये था कि इंडिया को बहुत सारे प्रोविंसेस में से भी डिवाइड कर दिया गया था सो दैट कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कर दिया है कि इंडिया जो है वो एक फेडरेशन है, यहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर इस पूरी कंट्री को बना रहे हैं, अगर इजी लैंग्वेज में से कहे तो। Autonomy to the provinces were given effect by dividing legislative and executive power between the provinces and the center. अब देखो यहाँ पे प्रोविंसेस का मतलब ये है स्टेट। ठीक है, प्रोविंसेस मतलब स्टेट समझो। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो आज के स्टेट देख रहे हैं और जो उस टाइम के हम प्रोविंसेस देखेंगे, अब उस टाइम प्रोविंसेस बोलते थे। ठीक है, उस टाइम के प्रोविंसेस और आज के स्टेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये जो आप आज के तारीख में देख रहे हो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये उस टाइम पे वैसे थोड़ी ना थे। उस टाइम पे तो बड़े बड़े प्रोविंसेस थे और कुछ ही प्रोविंसेस थे। ठीक है, तो आज के स्टेट और उस टाइम के स्टेट या उस टाइम की प्रोविंसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो प्रोविंसेस थे जो वहां पे स्टेट्स बने थे। ठीक है, प्रोविंसेस मतलब समझ गए, प्रोविंसेस मतलब आज की तारीख के आप स्टेट समझ लो, जिनको आज हम स्टेट बोलते हैं ना, कि ये एक महाराष्ट्र हो गया, ये कर्नाटका हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। तो वहां पे उस टाइम पे स्टेट नहीं बोला जाता था, उस टाइम पे स्टेट को प्रोविंसेस बोला जाता था। क्लियर है, ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस वेर गिवन effect by dividing legislative and executive power between the provinces and the center. अब यहाँ पे ये किया गया था कि प्रोविंसेस लेवल पे भी सरकार बनाई गई थी और सेंटर लेवल पे भी सरकार बनाई गई थी। कैसे हुआ था इसको जरा समझो। ठीक है, सेंटर के नीचे कौन है? सेंटर के नीचे है प्रोविंसेस। अब यहाँ पे जो सेंटर थे, सेंटर में भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव विंग था, एग्जीक्यूटिव, और एक और कौन सा विंग था? एक और यहां पे भी विंग था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। और हम प्रोविंसेस में भी देखते हैं कि यहां पे भी एग्जीक्यूटिव, यहां पे हमको देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये दोनों चीजें हमें आज भी देखने को मिलती है। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि सेंटर को एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में बांट दिया गया था एंड प्रोविंसेस को भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में बांट दिया गया था। कैसे बांटा था इसको समझो। आज की तारीख में आप देखते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों ऑर्गन है, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, वहीं अगर आप आज की तारीख में स्टेट में देखो तो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है और हम स्टेट में देखते हैं विधानसभा है ना। तो सेम ये जो आप डिवीजन देख रहे हो, इस डिवीजन का जन्म कहां हुआ है? इस डिवीजन का जन्म हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसलिए हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस एक्ट से सीधे सीधे उठा ली गई हैं। क्लियर है, ये वाली चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। देन आगे बढ़ते हैं।
The provinces were under the executive authority appointed by the crown. Provinces were the autonomous units of administration. The provinces were under the executive authority of governor appointed by crown. अब यहाँ पे आप एक चीज और समझो, वो देखो यहाँ पे ऐसा देखो कि देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था सेंटर है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बहुत अच्छे से समझना है, एंड प्रोविंसेस है, ठीक है। अब दोनों में हमने यहां पे एग्जीक्यूटिव एंड क्या देखा था, हमने एग्जीक्यूटिव के साथ में यहां पे लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेटिव। अब यहां पे जो एग्जीक्यूटिव होते थे उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते थे गवर्नर। क्या कहते हैं हम उनको, वो होते थे गवर्नर। इनको कहा जाता है गवर्नर। इन गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है, इन गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है ब्रिटिश क्राउन द्वारा। इनका अपॉइंटमेंट किसने किया है, इनका अपॉइंटमेंट किया है ब्रिटिश क्राउन द्वारा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। अब आप इसको आज की तारीख में लिंक करो। लिंक कैसे करना है, प्रोविंसेस मतलब अब आप अपने स्टेट को इमेजिन करो, आप जहां पे भी रहते हैं। सपोज मैंने मध्य प्रदेश को इमेजिन किया, मैं मध्य प्रदेश में रह रहा हूं, तो मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में एग्जीक्यूटिव के तौर पे गवर्नर है। गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर को आज की तारीख में अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, अपॉइट करते हैं गवर्नर को आज की तारीख में। और उस टाइम पे कौन कर रहे थे, उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन कर रहे थे। और एक लेजिस्लेटिव विंग है आज की तारीख में जिसको कि हम विधान सभा कहते हैं, ठीक है, विधानसभा कहते हैं। तो उस टाइम पे भी एक लेजिस्लेटिव विंग थी। क्लियर हुआ, यहां तक आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई हैं। देन क्या कहा जा रहा है, provinces were the autonomous units of administration. Governor exercised the power on the advice of minister who were in turn responsible to the provisional legislature. Governor were also given discretion to carry out certain function without bound by ministerial advice subject to the control of governor general. अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ये गवर्नर है ये काम किस बेसिस पे करेंगे, ये जो गवर्नर है ये काम करेंगे एडवाइस के बेसिस पे। किसके एडवाइस के बेसिस पे, एडवाइस होगी मिनिस्टर्स, जो इनको मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे उसी हिसाब से गवर्नर को काम करना होगा। और ये मिनिस्टर क्या है, ये मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके टुवर्ड्स, ये मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव के टुवर्ड्स, ठीक है। ये मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव के टुवर्ड्स। पेन देखो, हाँ, ये मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव के टुवर्ड्स। अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या बोला, हमने बोला कि प्रोविंसेस, प्रोविंसेस को आज की तारीख में हम बोलते हैं स्टेट। तो उस टाइम पे जो प्रोविंसेस होती थी, इसको मैंने लिख दिया स्टेट्स ताकि आपको क्लैरिटी हो। जो प्रोविंसेस होती थी, प्रोविंसेस दो भागों में बटी थी। एक थी प्रोविंसेस के भी हम दो ऑर्गन्स पढ़ते हैं, एक था एग्जीक्यूटिव, एक था लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब वही जो लॉ बना रहे हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है, जो लॉ बना रहे हैं, ठीक। अब एग्जीक्यूटिव में कौन हेड थे, एग्जीक्यूटिव में थे गवर्नर जनरल, ठीक है। जो गवर्नर, सॉरी नॉट जनरल, एग्जीक्यूटिव में हेड थे गवर्नर। और इन गवर्नर को अपॉइंट कौन करता था, इन गवर्नर को अपॉइंट करते थे ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करते थे। अब ब्रिटिश क्राउन ने तो चलो इनको अपॉइंट कर दिया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बता दिया कि भैया इनको अपॉइंट कर दो, तो अपॉइंट हो गए। ये अपॉइंट होने के बावजूद ये काम क्या करते थे, ये काम करते थे मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। कुछ मिनिस्टर्स होते थे, आप अपने स्टेट में कुछ मिनिस्टर देखते हो कि नहीं देखते हो, देखते हो ना, तो वो मिनिस्टर की एडवाइस पे ये काम करते थे। और मिनिस्टर किसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल थे, मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, पार्लियामेंट के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल थे। अब इसको आप आज के सिस्टम से लिंक करो। आज जो आप देख रहे हो, आज की तारीख में भी क्या होता है, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर होते हैं, वो उनको विधानसभा में जवाब देना होता है, ठीक है। वो विधानसभा में जवाब देते हैं और वो गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि आप इस बेसिस पे काम करो। क्लियर है, आई थिंक ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि गवर्नर के पास में एक डिस्क्रिशनरी पावर थी। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब क्या है, गवर्नर के पास में एक स्पेशल पावर है। वो स्पेशल पावर कौन सी है उसको समझते हैं, ठीक है। गवर्नर होते हैं, ये गवर्नर होते हैं, ये काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस on the basis of advice
ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट्स पे जाना। आपको पता ही है मेरी राइटिंग कितनी खूबसूरत है, तो राइटिंग पे नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट्स पे जाना है। ठीक है, दे वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, वो मिनिस्टर की एडवाइस पे काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर के पास में एक डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब एक स्पेशल पावर है, और वो कि अगर कुछ स्पेशल सरकमस्टेंसेस हुई तो वो गवर्नर जनरल के हिसाब से काम करेंगे। किसके हिसाब से काम करेंगे? गवर्नर जनरल। अब आप बोलेंगे कि सर ये गवर्नर जनरल कौन है? देखो, गवर्नर जनरल है, आप इनको समझ लो, गवर्नर जनरल इज इक्वल टू द प्रेसिडेंट। आज की तारीख के प्रेसिडेंट से समझ लो आप गवर्नर जनरल, ये सेंटर के ये हेड थे। ठीक है, गवर्नर जनरल को आप आज के प्रेसिडेंट से कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है? तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये जो गवर्नर है ये मिनिस्टर की एडवाइस नहीं मानते थे। ये मिनिस्टर की क्या एडवाइस नहीं मानते थे, ये इनकी एडवाइस नहीं मानते थे, ये मना कर देते थे। और ये मना क्यों करते थे? क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल पावर है और ये उस स्पेशल पावर के तहत ये गवर्नर जनरल की एडवाइस मानते हैं। क्लियर है? अब इसको लिंक करो आज की तारीख में भी, अभी जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन और डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में भी यही होता है। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो में भी यही होता है कि जो गवर्नर होते हैं वो गवर्नर यूजली जो चीफ मिनिस्टर और जो आपके स्टेट के जो मंत्री होते हैं उनकी एडवाइस पे काम करते हैं, लेकिन कई बार गवर्नर उनकी एडवाइस पे मना कर देते हैं कि नहीं भैया मैं ये काम नहीं करूंगा, और तब वो क्या करते हैं, तब वो प्रेसिडेंट से बोलते हैं कि भैया तुम हमको आदेश दो, या प्रेसिडेंट जब उन्हें आदेश देते हैं कि नहीं इनके हिसाब से काम मत करना, अभी मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करना, तब गवर्नर अपना दिमाग भी लगाते हैं। तो ये वाला प्रोविजन भी जो आज हम देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाले, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाले एक्ट से देखते हुए आ रहे हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पे आपको जो पर्पस है, हम जो ये एक्ट पढ़ रहे हैं, ये एक्ट अगर आप चाहे तो आप बुक में ऐसे ही पढ़ सकते हो, लेकिन हमें इन चीज़ों को प्रेजेंट से लिंक करनी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो एक्ट आज भी कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब इसमें एक टेक्निकल चीज जो गलत है वो ये है कि यूजली अभी आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं है, ज्यादा आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी नहीं की है, तो इसलिए आपको समझने में ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जैसे आप लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग पढ़ लेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी चीजें जान लेंगे, और फिर अगर आप ये एक्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो ऐसा हो रहा है ना, हाँ ये वहीं से आप लोग लिंक करेंगे। अभी आपको जो थोड़ी सी समस्या जाएगी, वो समस्या इसलिए जाएगी क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज नहीं है कि कैसे चीजें हो रही हैं, और एकदम से ये एक्ट आ गया है। बट हमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम उसी ऑर्डर में चल रहे हैं। क्लियर है? आई थिंक आप चीज़ों को को रिलेट कर पा रहे हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। नहीं आए तो एक बार फिर से वहीं से टाइम मेंशन कीजिएगा, वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हो गई यहाँ पे स्टेट की कहानी की, स्टेट में ऐसे काम चल रहा है। अब एट सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल में भी सेम वही काम चल रहा है। एट सेंट्रल लेवल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया under the executive authority of Governor General. Governor General was to act on the advice of Minister of Central Legislature, who were in turn responsible to the Central Legislature. ठीक है, The Executive Council formed under Government of India Act 1919 function as a council of minister. Governor General has even discretionary power to perform, but the subject to the control of Secretary of the State. अब यहाँ पे आप वापस से समझो, हमने यहाँ पे क्या बात की है, हमने यहाँ पे बात की है कि अब सेंटर लेवल की जब हम बात करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं सेंटर लेवल की। अब सेंटर लेवल पे क्या होता है, यहाँ के हेड कौन है, यहाँ के हेड होते हैं गवर्नर जनरल। जैसे हम प्रोविंसेस में सिर्फ गवर्नर है, वैसे ही सेंटर में गवर्नर एंड जनरल। जनरल को मैं कैपिटल में लिख रहा हूं सो दैट आपको ये चीजें ध्यान रहे कि सेंटर पे गवर्नर जनरल है। ठीक है, इनको कौन अपॉइंट कर रहा है, इनको भी अपॉइंट ब्रिटिश क्राउन ही कर रहे हैं। अब ये इनका काम क्या है, इनका काम है टू वर्क ऑन द एड, टू वर्क on the aid, to work on the aid and advice of minister, to work on the aid and advice of minister, to work on the aid and advice of minister, to work on the aid and advice of minister। और ये जो मिनिस्टर होते हैं ये किसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जो मिनिस्टर हैं ये सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट इज आज की तारीख में पार्लियामेंट हो गया, सेंट्रल लेजिस्लेचर के टूवर्ड्स ये रिस्पॉन्सिबल है।
सेंट्रल लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स ये क्या है, ये मिनिस्टर सेंट्रल लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ये जो मिनिस्टर है ये सेंट्रल लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है। तो आज की तारीख में आप देखो गवर्नर जनरल को आप रख दो प्रेसिडेंट की जगह पे, तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट किस हिसाब से काम करते हैं, प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, ठीक है, उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। तो सेम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देख रहे हैं, इसमें भी तो हम यही देख रहे हैं कि ये जो गवर्नर जनरल है, ये गवर्नर जनरल किस बेसिस पे काम करते हैं, ये काम करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, और मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं, एंड ये जो मिनिस्टर है ये सेंट्रल लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो लिंक कर पा रहे हो कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रहा था, और सेम वही हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उठा लिया है। क्लियर है? आई होप ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ठीक है। इतना अभी तक हमने समझा है, और सेम वे में प्रोविंसेस लेवल पे भी काम हो रहा है। Government of India assumed the role of federal government. The central legislature was bicameral consisting of Federal Assembly and Council of the State. ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको फेडरल गवर्नमेंट का रोल कर रही थी, फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से रोल कर रही थी। The central legislature was bifurcated consisting of Federal Assembly and Council of the State. अब ये जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये सेंट्रल लेजिस्लेचर किस में डिवाइडेड था, इसको मैं रब कर रहा हूं। ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, चलो यहीं पे लिख देते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइडेड था। कौन से दो पार्ट थे? फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब इसे आप आज की तारीख में लिंक करो, तो आज की तारीख में भी जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा में डिवाइडेड है। तो उस टाइम का भी देखो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो भी तो दो हाउसेज में डिवाइडेड था, दैट इज फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट। बाइकैमरल मतलब क्या है? बाइकैमरल मतलब जहां दो हाउसेज हो। यूनिकैमरल मतलब क्या होता है? यूनिकैमरल मतलब जहां एक हाउस होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर भी जो था वो फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में डिवाइडेड था, और आज की भी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा में डिवाइडेड है। तो ये भी देखो, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सीधा उठा लिया है विद थोड़ा बहुत चेंजेस करके। सो ये वाली चीज भी आपको क्लियर हुई। सम ऑफ द प्रोविजन लेजिस्लेचर हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड अदर प्रोविंसेस हैड यूनिकैमरल लेजिस्लेशन। अब यहां पे बात की गई है कि स्टेट में भी हम देखें तो कुछ स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेशन था, लाइक विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। आज के तारीख में भी हम देखें तो कुछ स्टेट में दो हाउसेज हैं, ठीक है, और कुछ स्टेट में एक ही हाउस है, सिंगल हाउस है। तो ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखा कि उस समय पे भी हम देखते थे कि कुछ प्रोविंसेस में बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, और कुछ उस प्रोविंसेस में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था। क्लियर है? ठीक है, और आज भी हम यही चीज देखते हैं। द लेजिस्लेटिव पावर एंड मैटर्स वर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर लेजिस्लेचर एंड द प्रोविजनल लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे हमने देखा है कि जब सरकार दो हिस्सों में बटी होती है, जब हमने उस टाइम पे भी देखा है, तो उस टाइम की जो सरकार है वो दो हिस्सों में बटी थी। कौन से दो हिस्से थे? वो दो हिस्से थे सेंटर, ठीक है, या फेडरल कह दो, फेडरल और सेंटर, और नीचे अगर हम कहें तो प्रोविंस, प्रोविंस। उस टाइम पे भी सरकार दो हिस्सों में बटी थी। तो यहाँ पे यूजली काम डिसाइडेड थे। काम जैसे हम आज के टाइम में आप देखो तो आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो उस टाइम पे भी ऐसे ये लिस्ट थी, ठीक है, ऐसे काम बटे हुए थे, ठीक है, कि यूनियन लिस्ट ये है, स्टेट लिस्ट ये है, एंड देन एक तरीके से कहो तो कॉन्करेंट लिस्ट ये है, ठीक है, प्रोविंशियल लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो उस टाइम पे भी ये चीजें बटी हुई थी। तो कैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जैसे चीजें हैं, हूबहू वही की वही चीजें आज के टाइम में हम मॉडर्न इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही की वही चीजें हैं। मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें वही चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई है।
Then the power assigned to the central legislature and the provisional legislature were included in federal list and provisional list respectively. The center and the provinces could exercise their combined authority on the matters on the concurrent list. अब इन लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। देखो, फेडरल लिस्ट में वो सारी चीजें थी जिसपे सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट, मतलब जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कौन कौन से उसमें चीजें होंगी? लाइक करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर, आर्म्ड फोर्सेस। आज की तारीख में भी देखें तो करेंसी पे कौन कानून बना सकता है? करेंसी से रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। एक्सटर्नल अफेयर पे कौन कानून बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। आर्म फोर्सेस पे कौन कानून बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। फिर प्रोविजनल लिस्ट में देखें तो इसमें हम क्या देखते हैं? प्रोविजनल लिस्ट में हम देखें तो इसमें हम क्या देखते हैं? एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। आज के टाइम में भी देखें तो ये जो चीजें हैं ये आज की तारीख में भी स्टेट लिस्ट में ही मेंशन है। देन कॉन्करेंट लिस्ट मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट मतलब होता है जहां पे दोनों लॉज बना सकते हैं, जहां पे फेडरल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और जहां पे हम देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। क्लियर है? आई होप तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये जो लिस्ट का जो हम डिवीजन देखते हैं 7 शेड्यूल में, वो आज भी हम जो 7 शेड्यूल में जो लिस्ट का डिवीजन देखते हैं वो हमने कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर वॉज सब्जेक्ट टू वेरियस लिमिटेशन। अब जो लेजिस्लेटिव पावर है उस पर भी कुछ लिमिटेशंस थे। वो कौन कौन से लिमिटेशंस थे पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर हम उनको और अच्छे से समझेंगे। पहला लिमिटेशन बताया, द गवर्नर जनरल एंड द क्राउन पावर टू वीटो अ बिल पास बाय लेजिस्लेचर। दूसरा क्या बता रहा है? गवर्नर जनरल पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस एंड परमानेंट एक्ट विथ लेजिस्लेटिव हाउस वाज नॉट इन सेशन। तीसरा बता रहा है, गवर्नर जनरल पावर टू सस्पेंड द लेजिस्लेचर इफ द प्रीसीडिंग्स विल इफेक्ट द डिस्चार्ज ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। No bill to amend or repeal the law of British Parliament as applicable in India can be introduced in legislature without the previous sanction of Governor General. अब इन चारों पॉइंट में देखो कहा क्या जा रहा है, हम उस पे डील करते हैं। हमने अभी तक ये देखा है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर हुआ करता था एंड ये गवर्नर जनरल वाला हम ये पूरा स्ट्रक्चर देख चुके हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक जो चीज समझनी है वो हमें ये समझना है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर का काम क्या होगा? लेजिस्लेचर का काम होता है बिल बनाने का। ठीक है, तो इन्होंने बिल बनाया और एसेंट के लिए कहां पे भेजते हैं? ये एसेंट के लिए गवर्नर जनरल के पास में भेजते हैं। ये बिल गवर्नर जनरल के पास में आएगा। ठीक है, सेम जैसे हम इंडिया में देखते हैं। यहां पे ये प्रोसेस क्या हो रही है? यहां पे ये प्रोसेस हो रही है कि ये बिल भेज रहे हैं गवर्नर जनरल के पास में सो दैट ये एक्ट में कन्वर्ट हो। एक्ट में कब कन्वर्ट होगा? जब गवर्नर जनरल एसेंट देंगे बिल को। ठीक है, जब गवर्नर जनरल एसेंट देंगे बिल को। अब सेम इसको अपन इंडिया से लिंक करते हैं कि हमारी पार्लियामेंट बिल बनाती है, बिल पास होने के बाद में वो प्रेसिडेंट के पास में भेजती है, प्रेसिडेंट उस पर एसेंट देते हैं, तभी जाके वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। यही चीज है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो गवर्नर जनरल है इनके पास में कुछ स्पेशल पावर है। अगर ये चाहे तो ये बिल को वीटो कर सकते हैं। मतलब वीटो मतलब है ये बिल को एक्ट बनने से, ये जो बिल है इस बिल को एक्ट बनने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो सेम ये पावर, ये वीटो पावर हम कहाँ देखते हैं? सेम ये वीटो पावर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास में भी है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को और अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट की कौन सी वीटो पावर है। सेम वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास भी है। क्लियर है? फिर हम क्या देखते हैं कि जब ये सेंट्रल लेजिस्लेचर फंक्शन में नहीं होता, जब रिसेस में होता है ना, जब ये सेंट्रल लेजिस्लेचर काम नहीं करता है तब गवर्नर जनरल क्या करते हैं? तब गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं। ऑर्डिनेंसेस पास होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेम हम इंडिया के केस में देखते हैं। इंडिया में जब पार्लियामेंट अपने काम पे नहीं होती, जब पार्लियामेंट रिसेस पे होती है, जब पार्लियामेंट छुट्टी पे होती है, तो वहां पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस को प्रोमोलगेट करते हैं, ऑर्डिनेंसेस पे अपना एसेंट देते हैं और वो बिल बनता है। तो सेम गवर्नर जनरल भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा है? फिर हमने बात करी है कि कुछ ये गवर्नर जनरल जो हैं ये इस हाउस के सेशन को शुरुआत भी करते हैं, एंड भी करते हैं। ठीक है, तो सेम
हमारे पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के सेशन बिगिन होता है प्रेसिडेंट के एड्रेस के साथ में, ठीक है। हर साल का पहला सेशन प्रेसिडेंट अपना एड्रेस के साथ में शुरुआत करते हैं और प्रेसिडेंट बोलते हैं अब सेशन बिगिन होगा, अब सेशन एंड होगा, तो सेम वही गवर्नर जनरल के पास में पावर है। अब फिर फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा था, फोर्थ पॉइंट यहां पे ये बोल रहा था, आपको जो ध्यान देना है कि कुछ बिल्स, कुछ लॉज ऐसे होते हैं, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है बिल पास करना, ठीक। अब लेकिन कुछ लॉ ऐसे भी होंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए होंगे, ठीक है। कुछ लॉज ऐसे भी होंगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन लॉ को बनाया होगा, कुछ लॉज ऐसे भी होंगे, ठीक है। कुछ लॉज ऐसे होंगे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया होगा। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर चाहे तो उन ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉ को बदल सकता है अपने बिल से, लेकिन अगर ऐसे बिल, अगर इनको कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को सेंट्रल लेजिस्लेचर को अगर बदलना है तो उनको पहले गवर्नर जनरल से परमिशन लेने होती है कि हमको ये परमिशन चाहिए कि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये जो उन्होंने कानून बनाया है उस कानून को हम बदलना चाह रहे हैं, तो क्या हम वो बिल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें। तो यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल की परमिशन लगती है। क्लियर है। ये भी प्रोविजन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा हमारे प्रेसिडेंट से मिलता जुलता है कि कुछ बिल्स वगैरह को इंट्रोड्यूस करना होता है तो कुछ बिल्स में हमें प्रेसिडेंट की पहले परमिशन लेनी होती है, ठीक है। वो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि अभी आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है तो इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं होगी। Then there's a central legislature and the similarity, the provisional legislature were to act under the instruction of Governor General, Secretary of the State and ultimately the sovereign power of British Crown. Indians were given very limited rights of self-governance. फिर हम देखते हैं कि ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ये सेंट्रल लेजिस्लेचर किसके बिहाफ पे काम कर रहा है। ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ये काम सेंट्रल लेजिस्लेचर और जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर है ये हमेशा गवर्नर जनरल के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है और गवर्नर जनरल को ब्रिटिश क्राउन ने अपॉइंट किया तो अल्टीमेटली ब्रिटिश क्राउन के उस पे ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड अल्टीमेटली मतलब वही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एक तरीके से एग्जीक्यूटिव है, ये सारे ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं, इनके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो हमने ये देखा है कि जो गवर्नेंस की जो राइट इंडिया में दी गई थी वो बहुत कम दी गई थी, बहुत लिमिटेड राइट दी गई थी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें तो गवर्न कौन कर रहा था, सारी चीजें तो ब्रिटिश सरकार गवर्न कर रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्न कर रही थी। तो लोग इसलिए नाराज थे बिकॉज इंडियंस वर गिवन वेरी लिमिटेड राइट्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। क्लियर है। आई होप ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। Growing the dissatisfaction over the limited governing rights granted to Indians under 1935 Act leads to widespread protest. Eventually, the colonial government conceded that Constitution of India will be framed by an elected constituent assembly consisting of Indian people. ठीक है। It was also agreed to establish an independent constituent assembly free from outside interference to frame the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ था, क्योंकि इतना ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन हमको देखने को मिला था, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन था, क्योंकि 1935 जो एक्ट जो था उसके तहत भी हमने देखा कि इंडियंस को एज सच कोई राइट्स नहीं दिए गए थे। मेन पावर किसके पास थी, मेन पावर ब्रिटिशर्स के पास में थी, क्योंकि आप ईयर को देख लो ना 1935 में मेन पावर तो उनके पास में थी। धीरे धीरे ब्रिटिश क्या कर रहा था, ब्रिटिश एम्पायर जो था वो रिफॉर्म लेके आ रहा था कि जिसमें इंडियंस को राइट मिले ताकि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे ना इन प्रोटेस्ट को हम दबा सके। तो वो कोशिश कर रहे थे, ऐसे बोलते हैं ना कि एक दो दाने डाल दिए चिड़िया को, एक दो दाने डाल दिए कि भैया हो सकता है इतने में वो बच्चा मान जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि हमें राइट्स के नाम पे पागल बना रही थी ब्रिटिशर्स। तो फिर हम लोगों ने बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किया। तब उन्होंने बोला कि देखो भैया अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो एकदम इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो अपना संविधान खुद बनाएगी। तो फिर इसके तहत फिर हमारी बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा संविधान बनाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे लोगों के द्वारा इलेक्टेड ही बनेगी, उसमें ब्रिटिशर्स का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके तहत फिर आगे हम इस तरीके से बढ़े। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने ये देखा है कि जो 1935 एक्ट जो था वो कैसे आज भी रिलेवेंट है। आज के टाइम में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन सिर्फ 1935 एक्ट से मिलते हैं, ठीक है। तो मोर और एवर ये एक्ट आपकी बुक में इसलिए दिया है ताकि आप एक लिंक बैठा सके। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो क्लियर नहीं होंगी। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा टाइम आने दो, थोड़े से और हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तब आपको ये वाली चीजें भी क्लियर हो जाएगी।
मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कई बार ये होता है कि आप YouTube से वीडियो नहीं मिलते हैं तो आप वेबसाइट से भी मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे magnetbrains.com लिखना है, सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग सर्च पे क्लिक करेंगे 3-4 वेबसाइट आएगी आपकी स्क्रीन पे, तो जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है आप उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके लैपटॉप या फोन पे नजर आएगी आपको। फिर अगर आप नीचे देखें तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज करके है। सपोज आपने क्लास 10th का देखना है तो आपने 10th पे क्लिक किया, 9th पे देखना है तो 9th पे क्लिक किया, आपने मान लो 11th पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11th पे क्लिक करते हैं तो क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आपके स्क्रीन पे दिखने आपको लग जाएंगे। आप चाहे तो क्लास 11 के ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, जिस भी स्ट्रीम के आपको पढ़ना है आप उस स्ट्रीम के पढ़ सकते हैं। कंप्लीट क्लास 11 के कोर्सेज आपको यहाँ पे नजर आएंगे। थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। आपने सपोज क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया है तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो 11th लीगल स्टडीज के सारे वीडियोस आपको चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिलेंगे एंड इवन चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको सारे वीडियोस अरेंज मिलेंगे। तो आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आप जहां से पढ़ना चाहे वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़िए, YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे तो आप लोग वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए, अपनी कोचिंग टीचर्स को बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपके साथ नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।